अच्छा, जो आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ने जा रहे हैं वो है डिफाइन इंटीग्रल ऑफ फंक्शन। सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये होता क्या है और इसका फार्मूला देख लेते हैं और देन फिर उसको आगे कुछ एग्जांपल्स पे अप्लाई करेंगे ताकि आप लोगों को जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं कि जो W(t) है ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है, ठीक है। और जो इसमें ये जो टी है ये हमारे पास एक रियल वेरिएबल है, ठीक है। टी क्या है? रियल वेरिएबल। ये लेकिन ये जो W(t) है ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है, जिसके ऊपर इंटीग्रल अप्लाई होगा। क्योंकि इसका ये जो मैंने ऊपर मेन हेडिंग दी है उसमें भी यही बात लिखी है, इंटीग्रल ऑफ फंक्शन, एक फंक्शन का इंटीग्रल। तो इसमें W(t) जो है ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स, वैसे अदरवाइज हम कैलकुलस में और बाकी कोर्सेज में कैसे करते हैं कि रियल फंक्शंस होते हैं हमारे पास, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस नहीं हम लेते। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने जो W(t) लिया है ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है और जो t है इसके अंदर ये एक रियल वेरिएबल है, ठीक है। अब इसमें जो t होता है ना, t को हम खुद से वेरिएशन देते हैं, एक इंटरवल होता है। जैसे t के जो हम वेरिएशन देते हैं वो ये देते हैं a< t < b, ठीक है। अब हम इसके ऊपर जो है बात करते हैं कि जो W(t) होते हैं कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है। तो ऑब्वियसली जैसे कॉम्प्लेक्स होता है हमारे पास, जैसे z अगर कह रहे हैं तो वो x प्लस अयोटा y के इक्वल होता है, ठीक है। अब इसी तरह ये एक फंक्शन है तो ये जो आगे चीज़ें यूज़ हुई हुई है ना कि x प्लस अयोटा y, और जैसे यहाँ पे x ये भी एक रियल वैल्यू होती है। ये होता है इमेजिनरी पार्ट है अयोटा के साथ वाला टर्म, बट अगर हम देखें तो ये भी जो y होता है ना ये भी हमारे पास एक रियल ही होता है। मीन्स कि जैसे 3 अयोटा लिखते हैं हम लोग तो ये 3 क्या है? हमारे पास एक रियल है, सही है। अब इस यहाँ पे हमारे पास फंक्शंस है और वो भी कॉम्प्लेक्स पे, तो हम इसमें ये लिखते हैं कि देखो एक U(t) है, जैसे यहाँ पे x लिखते थे इसी तरह इसको एक फंक्शन में कन्वर्ट करके U(t) लिखा है, प्लस अयोटा, वहाँ पे अयोटा y लिखते थे तो यहाँ पे हम लोग अयोटा v(t) एक फंक्शन है तो उसकी फॉर्म में कन्वर्ट किए, सही हो गया। अब इसमें हम लोग इन पे इंटीग्रल अप्लाई करते हैं क्योंकि हम लोगों ने इंटीग्रल इसका निकालना है। तो ये a(b) W(t) विद रिस्पेक्ट टू dt विच इज इक्वल टू, इनके ऊपर भी अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई हो जाएगा, U(t) इंटू dt प्लस अयोटा a(b) इंटू v(t) इंटू विद रिस्पेक्ट टू किसके ले रहे हैं? dt के रिस्पेक्ट से इंटीग्रल ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब जो है हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे ताकि आप लोगों को जिसमें ये चीज़ यूज़ हो रही हो ताकि आप लोगों का इसका कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम एग्जांपल स्टार्ट करने लगे हैं। एग्जांपल है, इवेल्युएट करना है हमने 0 to π/4, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/4 है, एक्सपोनेंशियल पावर अयोटा t इंटू dt। तो यहाँ पे जो ये एक्सपोनेंशियल पावर अयोटा t है यहाँ पे एक्चुअली ये हमारा W(t) है जो हमारा कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। और t क्या था? रियल वेरिएबल थी और उसकी जो इंटरवल लिया था वो हमने a< t < b लिया था। तो यहाँ पे a क्या है? 0 है और b क्या है? ये π/4 है, ठीक हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। वही वाली चीज़ देखें, हम लोगों को पता है कि जो एक्सपोनेंशियल पावर अयोटा t होते हैं इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। और एक्सपेंड कैसे करेंगे? हम इसको करते हैं कि cos ऑफ t प्लस अयोटा साइन ऑफ t, ठीक हो गया, इंटू dt। आप चाहें तो यहाँ ब्रैकेट्स लगा भी सकते हैं, दोनों प्लेसेस पे नहीं भी लगा सकते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा देखें यहाँ पे जैसे अब ये पूरा हमारे पास एक W(t) है। अब हम इसको सेपरेट इंटीग्रल अप्लाई करते हैं इस पर, तो ये 0 से π/4 हो जाएगा इंटू कॉस ऑफ t dt प्लस अयोटा, ठीक है। हमारा अयोटा कैसे हमने बाहर लिए थे क्योंकि इंटीग्रल जो है वो अयोटा पे अप्लाई नहीं हो रहा, इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू dt है तो वो t पे अप्लाई हो रहा है। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ t इंटू dt। अब देखें यहाँ पे ये जो cos ऑफ t का इंटीग्रल होता है वो हमें पता है कि साइन ऑफ t होता है। अब इसके ऊपर हम लिमिट पुट कर लेते हैं कि 0 से π/4 प्लस अयोटा, और इसी तरह जो साइन t का होता है वो माइनस cos t होता है। इसके भी ऊपर इंटीग्रल अप्लाई कर लेंगे 0 से
पाई बाय 4। अब हम इसमें लिमिट पुट कर लेते हैं, साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस, अगर मैं साइन ऑफ ज़ीरो करूँ तो वो ज़ीरो ही आएगा, तो इसलिए मैं इसको ना डायरेक्ट ज़ीरो लिख देती हूँ, ठीक है। माइनस ज़ीरो प्लस आयोटा इंटू माइनस कॉस ऑफ पाई बाय 4। अब अगेन माइनस आता है जब लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो ये वो माइनस और ये माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा। एंड कॉस ऑफ ज़ीरो हमारे पास 1 होता है, तो मैं इसको डायरेक्ट 1 लिख देती हूँ, ठीक है। बात हो क्लियर होगी। अब देखिए जो साइन पाई बाय 4 होता है वो हमारे पास 1/√2 देता है, ये तो टर्म ख़त्म होगी, प्लस अयोटा और माइनस कोस पाई बाय 4 आया है ना यहाँ पे। तो ये देखें, अगर मैं माइनस यहाँ से जो है कॉमन ले लूँ, वैसे तो जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह भी बिल्कुल ठीक है, आप ऐसे भी कर लें, कोई इशू नहीं है। माइनस अगर आप ऊपर से यहाँ से इस माइनस को बाहर लेके चलेंगे तो अंदर माइनस आ जाएगा ऑब्वियसली, इसके साथ फिर प्लस आ जाएगा, तो उस चीज़ में कंफ्यूज ना हो, जैसे मैंने किया है उसी तरीके से कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये 1/√2 और यहाँ पे हमारे पास प्लस। अब अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा, 1/√2 माइनस अयोटा। अब ये टर्म तो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, और ये दूसरी वाली टर्म जो है ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि मैंने माइनस जो है वो कॉमन ले लिया। तो अब ये जो हमारे पास आया है ये हमारे पास इसका फाइनल रिज़ल्ट है। तो आपको मैं पूरी एग्जांपल भी एक दफ़ा दिखा देती हूँ। तो इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं थी या कोई इतनी लॉजिकल भी चीज़ नहीं थी, इसमें डायरेक्ट हम लोगों ने फार्मूला यूज़ किया है। बस हम लोगों ने ये देखना होता है कि W(t) कौन सा है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने सिंपल इंटेग्रल लिया। इंटेग्रल लेने के बाद उसके ऊपर हम लोगों ने एडिशन वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की है कि इंटेग्रल अगर एडिशन में हो तो हम अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी इंटेग्रल अप्लाई किया, यहाँ पे भी इंटेग्रल अप्लाई किया, देन यहाँ पे हम लोगों ने इसका इंटेग्रल अप्लाई किया तो साइन टी आ गया। देन इस पर अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दी और फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट यहाँ पे पुट कर दी, तो ये वाली टर्म आ गई। देन इसको सॉल्व किया तो साइन पाई बाय 4 ये होता है, कोस पाई बाय 4 भी यही होता है, और ये +1 एज इट इज़। और देन हम लोगों ने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। आपका दिल करता है तो माइनस कॉमन लें, नहीं दिल करता है तो ना लें, तब भी आपका आंसर जो है वो ठीक है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा।